नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम भारतीय शिक्षा प्रणाली में लॉर्ड मैकाले और भारतीय शिक्षा के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि लॉर्ड मैकाले का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान रहा है। लॉर्ड मैकाले और भारतीय शिक्षा। मैकाले के विचार थे कि मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूँ और मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो भिखारी हो, जो चोर हो। इतनी समृद्धि मैंने इस देश में देखी, इतने उच्च नैतिक मूल्य, इतने गौरवशाली लोग कि मैं नहीं सोचता कि कदापि हम इस देश को पराजित कर पाएं, जब तक कि इस राष्ट्र की मजबूत रीढ़, जो कि इसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है। और इसीलिए मेरी यही सलाह है कि हम इसकी पुरातन और प्राचीन शिक्षा पद्धति, इसकी संस्कृति को प्रतिस्थापित करें। ऐसा इसीलिए कि भारतीय सोचते हैं कि वो सब जो विदेशी है और अंग्रेजी अच्छे और महान हैं, बजाय उनकी अपनी भाषा और संस्कृति के वे अपना आत्मसम्मान, अपनी मातृ संस्कृति को खो देंगे और वे वो बन जाएंगे जो हम उन्हें बनाना चाहते हैं, एक पूर्ण गुलाम राष्ट्र। लॉर्ड मैकाले ने ये 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने मिनट्स में संबोधन दिया था। लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर जो प्रभाव पड़ा है उसको 2 समयावधियों में दृष्टिगोचर होते हम देख सकते हैं। पहला है तात्कालिक प्रभाव एवं प्रासंगिकता और दूसरा है वर्तमान प्रभाव एवं प्रासंगिकता। तत्कालिक जो प्रभाव और प्रासंगिकता की बात करें तो लॉर्ड मैकाले ने अपनी कूटनीति और दूरदृष्टि के आधार पर ब्रिटिश राज्य की नींव भारत में मजबूत करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का सुझाव दिया ताकि ब्रिटिश भारत की नींव भारत में मजबूत कर दी जाए। उस समय क्या था कि सीमित प्राथमिक आवश्यकताएं थी, बहुत जनसंख्या कम थी, घनत्व कम था, निम्न सामाजिक स्तर था। इस कारण से प्रतियोगिता जैसा माहौल नहीं था। ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान दिया नहीं जाता था। इस कारण से अंग्रेजी को सीखने और सिखाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई, बल्कि अंग्रेजी को ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों की गुलामी करने से जोड़ कर रखा गया और विरोध के स्वर फूटने का ये कारण बनी। अब हम बात करेंगे जो लॉर्ड मैकाले है उसकी नीति का वर्तमान प्रभाव और प्रासंगिकता क्या है। भले ही लॉर्ड मैकाले की नीयत और नीति गलत रही हो, लेकिन वर्तमान संदर्भों में शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए और भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला कि या तो हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं को वैश्विक स्तर पर संप्रेषण का माध्यम बनाने के सक्षम प्रयास किए जाएं, और दूसरा यही कि अंग्रेजी को संप्रेषण के माध्यम के रूप में भारत भर में जोर शोर के साथ अपना लिया जाए ताकि वैश्विक स्तर के नागरिक तैयार किए जा सकें। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्राचीन भारतीय साहित्य और उत्कीर्ण लेख विदेशी आक्रांताओं यानी आक्रमण करने वालों के द्वारा नष्ट किए जाने और भारतीय संततियों के द्वारा संरक्षित न किए जाने के कारण प्राप्य या उपलब्ध नहीं है, यानी वो अप्राप्य हैं। और जो साहित्य अथवा लेख या अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्तियाँ, धातुपत्र लेख इत्यादि उपलब्ध हैं तो उनकी भाषा को नहीं पढ़ा गया है, यानी उसको भाषा को हम पढ़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। ऐसे में हमें दुनिया के तमाम देशों के साथ संप्रेषण करने, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करने और उनका ज्ञान का आदान प्रदान करने, अपनी शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए अन्य लोगों के ज्ञान, उनकी खोजों, आविष्कारों और नवाचारों पर ही तब तक निर्भर रहना होगा जब तक हम स्वयं अपने आप को श्रेष्ठ साबित नहीं कर देते। मैकाले के घोषणा पत्र के बाद जो परिवर्तन हुए उनमें पहला ये था कि लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रमुख थे सर चार्ल्स वुड। उनकी अध्यक्षता में 19 जुलाई 1854 को भारत के लिए शिक्षा नीति की घोषणा हुई, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है और इस साथ में इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस घोषणा पत्र के साथ ही वर्ष 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। लेकिन क्रांति वर्ष चूँकि 1857 में क्रांति हुई थी
तो क्रांति वर्ष होने के कारण शिक्षा का विकास कुछ समय के लिए अवरुद्ध सा हो गया था। लॉर्ड रिपन के प्रयासों से सन 1882 में 3 जनवरी को भारतीय शिक्षा आयोग बनाया गया। इसका अध्यक्ष बनाया गया विलियम हंटर को, तो इसीलिए शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी पर, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन था उसको स्थानीय यानी लोकल जो बॉडीज थी उनकी जिम्मेदारी पर, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा है उसको उन्होंने निजी संस्थाओं की जिम्मेदारी पर छोड़ दिए, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया। उच्च शिक्षा को भारत के विकास के आयाम तय करने वाला मानकर सन 1901 में लॉर्ड कर्जन के प्रतिनिधित्व में हुआ शिमला जो सम्मेलन हुआ था उसके परिणाम स्वरूप 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालयों से जुड़े महाविद्यालयों में शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंतन करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे माइकल सैडलर, तो उनकी अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अथवा सैडलर आयोग गठित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार के पैर भारत से कमजोर होने लगे। यह यूँ कहा जा सकता है कि भारतीय विचारकों, समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों ने शिक्षा के लिहाज से ब्रिटिश शासन के आईने से भारत को देखना शुरू कर दिया। ऐसे में महात्मा गांधी का ध्यान ऐसी शिक्षा के पक्ष में था जिसमें हाथों के द्वारा मस्तिष्क को ऐसी शिक्षा के लिए तैयार करना जो सीखने वाले के जीवन यापन का साधन बन सके। इस बात को ध्यान में रखकर सन 1937 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में बुनियादी शिक्षा, जिसे वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है, का संप्रत्यय गांधी जी ने प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य था कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा और चरित्र निर्माण के साथ साथ आत्मनिर्भर होने की शिक्षा प्रदान करना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।